अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, स्वागत है आपका आलिमी एकेडमी 92 चैनल में। साथियों, फिर से मैं हाजिर हो गया हूँ एक नई वीडियो और लेटेस्ट वीडियो के साथ। तो गुजारिश है आपसे कि जितने लोग अभी तक इस चैनल पे नए हैं वो सारे लोग इस चैनल से जुड़ जाए। इस चैनल को, आलिमी एकेडमी 92 चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हर रोज आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथियों, तो बिना किसी इंतजार के हम डायरेक्ट आते हैं अपने उस चैप्टर पे जो चैप्टर मैं आपके बीच लेकर के आया हूं। देखिए, आज का ये चैप्टर है जिसका नाम है प्रॉमिस, जिसका माना और मतलब ये होता है, प्रॉमिस का माना होता है वादा निभाना, वादा करना, वादा निभाना। साथियों, तो आज का ये चैप्टर ही बता रहा है, ये चैप्टर ही फैसला करेगा कि आज का जो चैप्टर प्रॉमिस आ रहा है, इसके अंदर जो अफसाना, जो कहानी आ रहा है, वो कहानी कैसी होगी, उस कहानी के अंदर क्या इंटरेस्ट होगा। साथियों, एक एक पॉइंट आपका इंटरेस्ट होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को लाइक कर देंगे। अगर आपको वीडियो सही लगे तो आप वीडियो को लाइक कर देंगे। साथियों, तो देख लेते हैं हमारा एक 8वां चैप्टर बिहार बोर्ड की जो कहकशा उर्दू है, उससे हम 8वां चैप्टर लेकर के आए हैं जिसका नाम है प्रॉमिस और उसके लेखक का नाम है जिलानी बानो। जिलानी बानो ने इस अफसाने को लिखा है जिसका नाम है प्रॉमिस। जिलानी बानो की पैदाइश 14 जुलाई 1936 को यूपी के बदायूं में हुआ। यूपी के बदायूं में पैदा हुई जिलानी बानो 1936 ईस्वी में। जिलानी बानो के वालिद का नाम अल्लामा हैरत अली बदायूनी, अल्लामा हैरत बदायूनी। जिलानी बानो के वालिद का नाम अल्लामा हैरत बदायूनी। हैरत बदायूनी साहब मुलाजिमत के सिलसिले में कहा गए? हैदराबाद आए थे। मुलाजिमत के सिलसिले में हैदराबाद गए थे। अल्लामा हैरत बदायूनी उर्दू फारसी के शायर भी थे और एक आलिम दीन, बेहतरीन आलिम दीन थे। अल्लामा हैरत बदायूनी उर्दू फारसी के शायर के साथ साथ एक जबरदस्त आलिम दीन भी थे। साथियों, अब और आगे पॉइंट देख लेते हैं, जिलानी बानो की तालीम कहां तक हुई। तो जिलानी बानो की जो तालीम हुई थी वो एमए तक हुई थी। जिलानी बानो की जो तालीम हुई थी वो एमए तक हुई थी। जिलानी बानो शायरी सबसे पहले इब्तदा में जब शायरी शुरू की थी तो शुरू में अपना नाम सबा बदायूनी रखा था, सबा बदायूनी रखा था। बाद में ये जिलानी बानो ही के नाम से मशहूर हुई और जिलानी बानो ही लिखना शुरू कर दिया। जिलानी बानो को शौक किस किस चीज का था देख लीजिए, मौसीकी और मुसव्विरी। मौसीकी बोले तो म्यूजिक और मुसव्विरी बोले तो तस्वीर बनाना, फोटो बनाना। जिलानी बानो मशहूर किस जेहत से हुई थी? तो दो जेहत से मशहूर हुई हैं, एक अफसाना निगारी और एक नॉवेल निगारी। अफसाना निगारी और नॉवेल निगारी, इन दोनों चीजों ने, इन दोनों संप ने जिलानी बानो को जमीन से आसमान तक पहुंचा दिया। साथियों, जिलानी बानो की शादी को देख लीजिए। जिलानी बानो की शादी 1959 में डॉक्टर अनवर मुअज्जम से हुई थी। 1959 को डॉक्टर अनवर मुअज्जम से जिलानी बानो की शादी हुई, ये पॉइंट है। और आगे देख लीजिए, जिलानी बानो के नॉवेल ईवाने गजल, बारिशे रहमत, दो नॉवेल इन्होंने लिखे हैं, दोनों बहुत फेमस है। ईवाने गजल, बारिशे संग, और दो नॉवेल भी लिखा है, नॉवेल भी दो लिखा है। एक है नगमे का सफर, दूसरा है जुगनू और सितारे। एक है नगमे का सफर, दूसरा जुगनू और सितारे। साथियों, नॉवेल समझ में आता है, एक लंबी कहानी को बोलते हैं। ये नॉवेल क्या चीज है, नॉवेल किसको कहते हैं? तो याद रखे, नॉवेल छोटे से नॉवेल को, छोटे मुख्तसर नॉवेल को नॉवेल बोला जाता है। साथियों, और आगे आ जाइए, अफसानवी मजमूए। जिलानी बानो ने जो अफसानवी मजमूए लिखे हैं देख लीजिए, इनके द्वारा लिखी गई अफसानवी मजमूए रोशनी के मीनार, नरवान, पराया घर, रात के मुसाफिर,
रोज का किस्सा, सच के सिवा, ये कौन हंसा, बात फूलों की, दरियाफ्त नई औरत, दरियाफ्त नई औरत। साथियों, जिलानी बानो ने और भी आगे कृष्णचंद्र पे इन्होंने एक मोनोग्राफ भी लिखा था, कृष्णचंद्र पे एक मोनोग्राफ भी लिखा था। साथियों, हम अवार्ड की बात करें तो जिलानी बानो को बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, जैसे मोदी गालिब अवार्ड, कुल हिंद कौमी हाली अवार्ड, नुकूश अवार्ड, स्वीटलैंड नेहरू अवार्ड, स्वीटलैंड नेहरू अवार्ड, इतने सारे अवार्ड्स इनको मिले हैं। तो ये शॉर्ट जानकारी जिलानी बानो के ताल्लुक से थी। इन सारे पॉइंट को आप कवर कर लेंगे। अपने साथ पेन कापी हो तो इसको आप अपने कापी में नोट कर ले। याद रखिए, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। हाँ साथियों, आप सही सुन रहे हैं। इसके अलावा आपको जिलानी बानो के ताल्लुक से दूसरा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। इसलिए एक एक पॉइंट को साथियों आप नोट कर ले, अपने कॉपी के अंदर नोट करें, अपने माइंड में इसको कवर करें, क्योंकि क्वेश्चन जो आपको बनेगा वो यहीं से बनेगा साथियों। इसलिए सारे पॉइंट को आप कवर करते चलेंगे। साथियों, अब हम आगे बढ़ते हुए इस अफसाना की खैरियत को लेते हैं, इस अफसाना को देखते हैं कि इस अफसाना में क्या बताया गया है। सबसे पहले साथियों मैं आपको बता दूं इस अफसाने के किरदार, इस अफसाना का किरदार, सबसे जो मेन किरदार है, जिसको आप मरकजी किरदार कह सकते हैं, वो है अमू, वो है अमू। ये अमू एक औरत है, बूढ़ी औरत है। ये एक ऐसी औरत है जो कैंसर की बीमारी से जूझ रही है पिछले 2 साल से। इस कहानी के अंदर अमू नाम की औरत कैंसर की बीमारी से 2 साल से बिस्तरे अलालत पे, बीमारी बिस्तर पे पड़ी हुई है, बिस्तर पकड़ चुकी हुई है। इस अमू नाम की इस बुढ़िया के पास कितने बेटे हैं? 4 बेटे हैं। एक का नाम रशीद है साथियों, दूसरे का नाम जमशेद है साथियों, तीसरे का नाम खुर्शीद है, और चौथा जो सबसे छोटा है उसका नाम हमीद है। हर एक अपनी अपनी जगह सेटल है। साथियों, पहले हम उस कहानी को देख लेते हैं। और इस अमू की एक खादिमा है जिसका नाम है ख्वाजा बी। अमू की एक नौकरानी है जिसका नाम है ख्वाजा बी। साथियों, अब इतने किरदार का नाम हमने जान लिया है, तो अब हम उस कहानी को देख लेते हैं कि इस कहानी से हमें क्या मैसेज मिलता है और इस कहानी में हमें क्या बताया जाता है। साथियों, इस मतलबी दुनिया में इस अमू के इन 4 बेटों की जिंदगी को, अमू के साथ जो व्यवहार है, जो एक दूसरे पे मां का हक बेटे पे होता है, इसको दर्शाया गया है। दरअसल बात यह है कि अमू बिस्तरे मर्ग पे है, बीमार हो चुकी है, बिस्तर पकड़ चुकी है। इस बूढ़ी औरत को जरूरत है अपने बेटे की, इस बूढ़ी औरत को जरूरत है अपने बेटे की प्यार की, अपने बेटों की मोहब्बत की, अपने बेटों की अकीदत की। लेकिन इस बुढ़ापे के और इस बीमारी के आलम में इस बुढ़िया यानी कि अमू को किसी बेटे के जरिए से कोई प्यार नहीं मिलता, कोई हमदर्दी नहीं मिल पाती। ये परेशान रहती है, कोई सहारा देने वाला नहीं, कोई बहाना करके अपने बीवी बाल बच्चों के साथ अलग अमेरिका में, बताया गया रशीद अमेरिका में इंजीनियर है, जमशेद न्यूयॉर्क में इंजीनियर है, खुर्शीद शिकागो में डॉक्टर है, और बच गया सबसे छोटा हमीद, तो ये भारत में एक मंत्री के पोस्ट पे है। साथियों, ये तीनों मतलबी बेटों ने अपने मां को बीमारी के बिस्तर पे छोड़ करके लापरवाही की जिंदगी गुजार रहे हैं, अपनी जिंदगी को बना रहे हैं, और मां को इस वक्त इनके बेटों की प्यार चाहिए जो इनको प्यार नहीं मिल पाता। जब ये इन्हें प्यार कहीं से नहीं मिल पाता है, कहीं से कोई प्यार नहीं मिलता है, तब जाकर के अपने बेटों से एक
प्रॉमिस लेती है, एक वादा लेती है कि ऐ मेरे बेटे कि तुम मेरे साथ नहीं रह पा रहे, तुम मेरे साथ मोहब्बत और प्यार के साथ जिंदगी नहीं गुजार रहे, तुम मेरे साथ मोहब्बत अकीदत के साथ नहीं रह पाते, न मेरी खिदमत कर पाते हो, तो कम से कम एक वादा कर करके जाओ कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो तुम मेरा जनाजा पढ़ने, मेरे जनाजे को कांधा देने जरूर आओ, मेरे जनाजे को कांधा देने तुझे आना पड़ेगा। साथियों, चारों बेटों ने वादा किया। क्या अम्मी जान, हम आपसे वादा करते हैं कि दुनिया के किसी भी कोने में हम रहे, कहीं भी रहें, जैसे ही हमें खबर मिलेगी हम वहां से आपके पास हाजिर हो जाएंगे और आपकी डेड बॉडी को हम कांधा जरूर देंगे। साथियों, होता क्या है, एक मर्तबा ये ख्वाजा भी जो नौकरानी है, जब अम्मू की तबीयत कुछ ज्यादा बिगड़ती है, सबके सब अपने अपने काम में मसरूफ है, बीच में अम्मू की तबीयत खराब होती है, नौकरानी सब जगह फोन घुमाती है कि आपकी माँ की तबीयत बिगड़ रही है, ऐसी हो रही है, वैसी हो रही है, अनकरीब वो मरने वाली है, कब रूह निकल जाए कुछ बताया नहीं जा सकता। तो जब एक के पास कॉल जाता है, दूसरे के पास जाता है, तीसरे के पास कॉल जाता है, तो ये एक दूसरे से पूछते कि क्या तेरे पास घर से फोन आया, क्या तेरे पास घर से फोन आया है, नौकरानी ने ये बताया है, नौकरानी ने ये बताया है। साथियों, तो जब सबको पता लग जाता है, सब कंफर्म हो लेते हैं, तब जाकर के कोई उसको कह रहा है कि भाई आप पहले जाओ और मेरे लिए रूम देख लेना, भाई आप जाओ शहर में कहीं पे एक रूम देख लेना, मेरे बच्चे वहां के आबो हवा, वहां के हवा पानी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, मेरे बाल बच्चों को वहां का पर्यावरण बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए हमारे लिए शहर में कोई रूम ठीक कर देना। इस तरह करके वो सारे के सारे आते हैं। लेकिन लास्ट वाला जो हमीद है, इसका मामला ये होता है कि वो दूर से सारे लोग तो चले आते हैं, लेकिन ये बंदा नहीं पहुंच पाता है, नहीं पहुंच पाता। ये तीनों आते हैं, जब तीनों आ जाते हैं, माँ को इतने दिन में अभी माँ का इंतकाल हो नहीं रहा, तबीयत खराब थी, ये लोग साथ में रह रहे हैं और सब के सब फिर परेशान हैं जाने के लिए कि माँ की तबीयत अब सुधर गई है, माँ बिल्कुल ठीक हो गई है। जब बेटे इंतजार करते करते थक जाते हैं, माँ का इंतकाल नहीं हो रहा है, तो अब वापस अपने अपने काम में जाना चाहते हैं। माँ उस वक्त, माँ की ममता मचलती है, माँ की ममता दम तोड़ने लगती है कि ये मेरे बेटे हैं, जिनकी जिंदगी बनाने के लिए हमने दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा, ये मेरे बेटे हैं, इस बीमारी के आलम में फिर से मुझे छोड़ करके जा रहे हैं। लेकिन मामला क्या था, इस मतलबी दुनिया में जहां हर किसी को अपनी अपनी पड़ी हुई है, वो बेर के शहर से गाड़ी मंगवाती है और 4 आदमी को मंगवाती है और अम्मू को सुपुर्दे खाक कर देती है। साथियों, तो इस मतलबी दुनिया में उस अम्मू का कोई सहारा ना हुआ। इस बेटे को लाख मुसीबत झेल करके डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, सब कुछ बना दिया। जब बेटे अपने पांव पे खड़े हो गए तो माँ किस हाल में है, उन बेटों को खबर नहीं लगती। जिलानी बानो इस अफसाने में एक माँ और उसकी ममता और माँ की ममता को कुचलते हुए बेटों के जरिए इस कहानी में दिखाया है कि माँ अकेले अपने कई बच्चों को तो पाल लेती है, लेकिन एक माँ कई बेटों से संभाली नहीं जाती है। नाजरीन, इस कहानी में ये बताया गया है कि हमें हर किसी का हक अदा करना चाहिए। हमारे ऊपर माँ का क्या हक है, बाप का क्या हक है, हमारे समाज का क्या हक है, हर एक हक को हमें अदा करना चाहिए। अगर हम हक को अदा नहीं करते हैं तो हम वाकई में हम इंसान जरूर है, लेकिन हमारे अंदर इंसानियत नहीं है। इंसानियत तब होगी जब हम अपने हक को अदा करेंगे। तो अम्मू के साथ इंसाफ नहीं हुआ। अम्मू ने सारे बेटों को कामयाब कर दिया, लेकिन जब अम्मू को जरूरत पड़ी अपने बेटों की तो कोई बेटा अम्मू का साथ न दिया और उसको परेशानी में ही
छोड़ करके चल दिए साथियों। तो आज की ये कहानी यहीं पे खत्म होती है और इस कहानी का आपको सारांश मैंने बताया। लगे हाथ आइए हम इसका क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं साथियों। देख लीजिए इसका क्वेश्चन आंसर साथियों। पहला सवाल है, एक मिनट साथियों, सवाल है साथियों कि जिलानी बानो की पैदाइश कब और कहां हुई। तो जिलानी बानो की पैदाइश 14 जुलाई 1936 को 14 जुलाई 1936 को यूपी के बदायूं में हुआ। जिलानी बानो के एक अफसाने का नाम बताएं। आपको दो अफसाने का नाम बताया गया है। इसके दो अफसाने हैं, जैसे यहां रोशनी के मीनार, नरवान, बहुत अफसानवी कितने सारे मजमूए हैं, आप कोई भी दो लिख देंगे। जैसे पराया घर। और देख लीजिए तीसरे नंबर का सवाल, जिलानी बानो के दो नावलों का नाम बताइए। तो दो नावल इन्होंने लिखा, एक ईवाने गजल है और एक बारिशे संग है। अफसाना प्रोमिस का मरकजी किरदार कौन है। तो अफसाना प्रोमिस का मरकजी किरदार अमू है। सवाल नंबर 5 है कि प्रोमिस के दो किरदारों का नाम बताइए। जमशेद है, हमीद है, रशीद है, खुर्शीद है, 4 है, किसी भी दो का नाम लिख लीजिए। सवाल नंबर 6 है कि कैंसर का मर्ज किसके सारे बदन में फैल गया था। तो वो कैंसर का मर्ज अमू के सारे बदन में फैल गया था। सवाल 7वां सवाल है कि ख्वाजा भी कौन थी। जवाब यह है कि ख्वाजा भी अमू की खादिमा यानी नौकरानी थी। एक सवाल 8वें नंबर पे है कि ग्रैंड मॉम ने अपने चारों बेटों के साथ जिंदगी एंजॉय करने का कोई प्रॉमिस क्यों नहीं लिया। ये बात किसने कही। तो बेबी ने की थी। ये बात बेबी ने की थी, एक बच्ची ने की थी। एक बच्ची ने ये बात कही थी जो अमू की पोती थी। सवाल नंबर 9 है, अमू यासीन शरीफ पढ़िए, अल्लाह को याद कीजिए, ये बात किसने कही। तो इसका जवाब यह है कि नजर के आलम ने अमू से बड़ी बहू ने कहा था। अमू से ये बात कि सूरह यासीन पढ़िए, उनकी ही बड़ी जो बहू थी उस बहू ने ये बात कही थी। साथियों यहीं पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देंगे और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और जो लोग इस चैनल से नहीं जुड़े हैं इस चैनल से जुड़ जाएं और आप इसे भरपूर सपोर्ट कीजिए, इसलिए कि पिछले तमाम वीडियो में आप लोगों का भरपूर सपोर्ट मिल रहा है, जिसकी वजह से हौसले और ज्यादा बुलंद हो रहे हैं। और भी ज्यादा आप सपोर्ट करें ताकि नए नए कंटेंट में आपके बीच ला सकूं। आज की वीडियो में बस इतना ही। खुदा हाफिज, हिंदुस्तान जिंदाबाद, अस्सलामु अलैकुम।